इसराइल ने अचानक हमला कर दिया, इसकी क्या वजह बनी? इसराइल जो है 40 साल से इस मोमेंट का इंतजार कर रहा था ईरान पे हमला करने का। ईरान ने जिस तरीके से गजा की जंग के अंदर अपना किरदार अदा किया, चीजें बड़ी ऑब्वियस हो चुकी हुई हैं। अब तो ईरान को शिया सुन्नी की तफरीक में पाकिस्तानी भी नहीं देखते। इसराइल पे दर पे पिछले 2 साल के अंदर उसने 70,000 लोगों को मार दिया। इस तरह तो जानवर का बच्चा नहीं मारा जाता जिस तरह इंसान के बच्चे वो मार रहे हैं। अमेरिका इस जंग में इन्वॉल्व हुआ, क्या ये ट्रंप की कोई अपनी मजबूरी थी? ट्रंप की अपनी मजबूरी थी। इस दुनिया के अंदर एप्स्टीन फाइल्स को लेके जिस तरीके से शोर होगा था, लोगों ने सर्च करना जो है वो कम कर दिया एप्स्टीन फाइल्स को, जब से ईरान का महाज जो है वो गर्म हुआ है। और डोनाल्ड ट्रंप जो है डिस्ट्रैक्शन के माहिर हैं। एक पायलट गिरा था और अमेरिका में शोर मच गया था। 155 तैयारे उसको उठाने के लिए आए। $49 करोड़ लगे एक दिन के अंदर। डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट के ऊपर दुनिया नहीं चलती है। ईरानियन ने पूरी दुनिया को मैसेज दिया, अपनी जंग खुद लड़ी पड़ती है, कोई कंट्री किसी का साथ नहीं देता। और हमने भी 10 मई को अपना महाज खुद ही लड़ा। तो हमने किस तरीके से नाको चने जो है उन्हें चबवाए। आज मुझे बड़ी खुशी है ये बात कहते हुए, पाकिस्तान इज नॉट पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम, वी आर पार्ट ऑफ द सोल्यूशन। हम मसले का हल हैं। हमने ही तो 3rd वर्ल्ड वॉर रोकी। अब नए हरमुज शायद ईरान को भी नहीं इतना आइडिया होगा जंग से पहले कि ये बहुत बड़ा हथियार बन जाएगा। क्या फ्यूचर में अमेरिका जो है इस पे दोबारा काबिज होने की कोशिश करे? अमेरिका तो कभी काबिज था भी नहीं है। नाकाबंदी तो ईरान ने लगाई हुई थी। आप नाकाबंदी पे नाकाबंदी तो नहीं लगा सकते। डोनाल्ड ट्रंप इतना अच्छा नहीं है। अगर वो जंग जीत रहा होता ना, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ मुज़ाकरात की तरफ वो ना आते। एक वक्त में हमारे वज़ीर-ए-आज़म भी पहुंचे हुए हैं, वो कायल कर रहे हैं अरब दुनिया को। पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ हैं, सिपा सलार हमारे हैं, वो भी ईरानियन के साथ बैठे हुए हैं, उन्हें कन्विंस कर रहे हैं मुज़ाकरात के हवाले से जो फ्रेमवर्क तयशुदा है। पाकिस्तान का डिप्लोमेटिक जो क्लाउट है वो तो बहुत बढ़ गया। मुज़ाकरात से पहले डोनाल्ड ट्रंप बड़े अजीब व गरीब किस्म के बयान देते थे। डोनाल्ड ट्रंप जो है ना उस मूवमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं जिस मूवमेंट को वो कैश करना चाहते हैं। कि मुँह से थैंक यू भला किसी का शुक्रिया अदा कर सकते। ईरान जंग में मुत्तहिदा अरब अमारात का क्या किरदार आ रहा है? ईरान जंग है उसके अंदर यूएई का किरदार जो है बड़ा अफसोसनाक हद तक जो है नेगेटिव रहा है। पाकिस्तान को एक ऐसे वक्त में जब वो पूरी दुनिया में अमन करवा रहा है, इवन आपकी स्किन बचा रहा है, आप उसी वक्त उसे कह रहे हैं कि $3.5 अरब हमारे वापस कर दो। भैया आप पाकिस्तान में शिकार करने आते हैं, शिकार करें जो जानवरों का, आप हमारे मुफाद का शिकार तो ना करें ना। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं पब्लिक इंटरेस्ट ऑफिशियल और मैं हूं सुमैरा मलिक। नाजरीन, 28 फरवरी को इसराइल ने ईरान पर अचानक हमला कर दिया। फिर मार्च में अमेरिका की तरफ से ऐलान किया गया कि अमेरिका जो है वो ईरान पर बहुत बड़ा हमला करने वाला है। लेकिन हमले से चंद घंटे पहले ही पाकिस्तान ने मुदाखलत की और सालसी का किरदार अदा करते हुए दोनों ममालिक की जंगबंदी करवा दी। उसके बाद मुज़ाकरात हुए। मुज़ाकरात जो हैं वो तअत्तुल का शिकार हो गए। लेकिन अब ये तवक्को की जा रही है कि आने वाले जो चंद घंटे वो बड़े ही इम्पोर्टेंट है। हो सकता है कि कोई बहुत बड़ा मुआहिदा हो जाए। इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ बैनुल-अक़वामी अमूर के माहिर डॉक्टर उस्मान शाहिद मौजूद हैं। उनसे जानेंगे कि इस जंग में नुकसान किसका हुआ, किसको फ़ायदा मिला, किसको मफादात, किसके जो मफादात थे उसके मकासद थे वो पूरे हुए, और पाकिस्तान जो इस पूरे मामले में सालिस का किरदार अदा कर रहा है, पाकिस्तान को इसका क्या फ़ायदा होने वाला है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर पहले तो बताइए कि इसराइल ने अचानक हमला कर दिया, इसकी क्या वजह बनी? देखिए, इसराइल जो है 40 साल से इस मोमेंट का इंतज़ार कर रहा था ईरान पे हमला करने की, क्योंकि जो ग्रेटर इसराइल का उनका मंसूबा है उसके अंदर सबसे बड़ा जो आप कह लें रुकावट थी वो था ईरान। ईरान क्या बात करता है? ईरान बात करता है ग्रेटर इसराइल के तहत उनका जो एक मजहबी अकीदा उन्होंने बनाया हुआ है ज़ायनिज़म की, जो डेफिनेटली जिससे बाकी जो यहूदी हैं वो इत्तफ़ाक़ नहीं करते। वो क्या है कि अल्लाह ने जो है वो इब्राहिम की औलाद से वादा किया था कि दजला और फ़रात के दरमियान जितना इलाका है वो आपकी औलाद को मिलेगा। उसके तहत अगर आज का नक्शा देखें तो उसमें लेबनान शामिल है, इराक़ शामिल है, शाम शामिल है, सऊदी अरब का कुछ इलाका शामिल है और जॉर्डन का इलाका शामिल है। मेरे ख्याल में मिडल ईस्ट के अंदर तकरीबन हर कंट्री की उतनी सॉवरेंटी है इंटरनेशनल लॉ के तहत जिस तरह यूरोपियन किसी कंट्री की है। तो ईरान जो है वो इसराइल के वो मज़ालिम जो कि पूरी दुनिया ने देखे 2-3 साल के अंदर, इवन गल्फ़ की तमाम स्टेट ने खामोशी इख्तियार की, तो ईरान उसके हवाले से ना सिर्फ वोकल रहा अब पूरी दुनिया के अंदर, बल्कि उस चीज़ के हवाले से हम देखते हैं हिज़्बुल्लाह ने किस तरीके से रिटेलिएट किया। हमास जो बात होती है ट्रिपल एच है, वो क्या हमास है, होत्सीज़ है और हिज़्बुल्लाह है, वो एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस है। वेस्ट का एक बहुत बड़ा डिलेमा ये है, वो कहते हैं मुसलमान जो हैं मज़हब को और सियासत को अलग अलग कर दें,
उस चक्कर के अंदर अगर ये इसको मान भी लिया जाए तो आपने अफ़गानिस्तान के ऊपर जो अटैक किया, लिबिया में, इराक़ में, शाम में जो कुछ हुआ और लेबनान में जो दुनिया हशर देख रही है, मतलब अमेरिका के जो वज़ीर हैं वॉर के सेक्रेटरी, वो मज़हबी एलिमेंट को लेके आ गए हैं, जंग के अंदर है, लेकिन मुसलमान जो हैं वो मज़हब को और सियासत को अलग अलग रखें। तो मेरे ख़्याल में ईरान ने जिस तरीके से गज़ा की जंग के अंदर अपना किरदार अदा किया और जिस तरीके से गज़ा के बाद लेबनान के अंदर हम सूरत हाल देखते हैं, चीज़ें बड़ी ऑब्वियस हो चुकी हुई हैं। अब तो ईरान को शिया सुन्नी की तफरीक में पाकिस्तानी भी नहीं देखते, वो भी कहते हैं ये मुसलमान की जंग है, ये ईरान की जंग नहीं है। तो जो इज़राइल वहाँ के ऊपर कर रहा है उसी तनाजुर के अंदर हमें देखना चाहिए। 40 साल पहले नेतन्याहू कहता था कि मैं ईरान पे हमला करूँगा, उसकी वजह क्या है? वो मुसलमानों को खित्ते में ताकतवर नहीं देखना चाहते हैं। और जिस तरीके की नफ़रत का इजहार किया जाता है मुसलमान को लेके, स्पेशली नेतन्याहू, वो तो ऑब्वियस है। देखिए उन्होंने क्या कहा, 10 साल का बच्चा भी पत्थर फेंकेगा तो उसको भी सजाए मौत दे देंगे। ये किस बर्बरियत की बात कर रहे हैं? ये किस दुनिया में रह रहे हैं? ये महज़ब दुनिया, महज़ब माशरे हैं, कोई कानून है, कोई उसकी अमलदारी है, कोई इंसाफ पसंदी, कुछ असूल पसंदी होती है। उनके लिए सारे ज़ाविये, सारे ज़ाब्ते जो है ख़त्म है और सारे कानून जो है वो अमल उसका होगा मुसलमानों के हवाले से। तो ये डायकॉटमी है, ये तज़ाद है जिसकी तरफ ईरान के ये जंग जो है वो निशानदेही करती है। जी जी डेफिनेटली। और जिस तरह से एक वो वॉर वेज कर दी गई है, ये ऐसे ही है कि पाकिस्तान किसी मुल्क पे हमला कर दे तो हम इंटरनेशनल लॉ के वायलेशन करने वाले कंट्री हैं, लेकिन इजराइल पे दर पे पिछले 2 साल के अंदर उसने 70,000 लोगों को मार दिया। इस तरह तो जानवर का बच्चा नहीं मारा जाता जिस तरह इंसान के बच्चे वो मार रहे हैं, और उसके बावजूद अमेरिका उन्हें वेपन सप्लाई कर रहा है। ये वो चीज़ है जो हमारे पाकिस्तान के अंदर नॉर्मल लोग देख रहे हैं और अब तो पूरी दुनिया देख रही है। और उसी के अंदर मुझे देखना चाहिए इस वॉर को भी। देखें, ये वॉर गज़ा की जंग से अलग नहीं है, लेबनान की जंग जो है वो ईरान की जंग से अलग नहीं है। इसी कैनवस के ऊपर ही हमें देखना पड़ेगा। और पाकिस्तान अच्छी तरह समझता है ईरान हमारा आखिरी मोर्चा है और हम ईरान का आखिरी मोर्चा है। अगर आज हम कहें कि ठीक है ये जंग हम तक नहीं आ रही है और हम उसी तरीके से इनडिफरेंट हों जिस तरीके से बाकी दुनिया के अंदर जो मामलात हैं, तो याद रखें अगर ईरान गिरता है तो ऑफकोर्स उसका फॉल आउट पाकिस्तान के ऊपर ही आएगा। इसीलिए जैसे आपने बात की, पाकिस्तान ने इफेक्टिव डिप्लोमेसी क्यों की? क्योंकि हमें अच्छी तरह पता है ना हम सिर्फ फैसिलिटेटर हैं बल्कि हम तो अपने स्टेक होल्डर हैं, हम अपने स्टेक्स की हिफाजत कर रहे हैं। उसी कॉन्टेक्स्ट के अंदर आप देखें कि हमारे पड़ोस में जंग है तो वो क्या चिंगारी हमारे तक नहीं आएगी है? और हम नहीं चाहते कि ईरान के अंदर वो गवर्नमेंट आए, वो रजीम आए जो कि इजराइल नवाज हो। हमें तो ये रजीम सूट करता है। और जिस तरीके से 13 जून के बाद से लेके 8 महीने में मुसलसल हमने उनका साथ दिया ईरानियों का, और इसीलिए तशक्कुर के नारे लगते हैं वहाँ पे। मैं आपको सिंपल बताऊँ कि ये मरहब की और हैदर की जंग है। इस जंग का ताल्लुक जो है वही खैबर के साथ है, फतह हैबर के साथ। इसीलिए इजरायली कहते हैं हैबर वाज योर लास्ट विक्ट्री। तो इसीलिए ईरानियों ने इस मिशन का नाम क्या रखा? उन्होंने खैबर शिकन रखा। इस अपना जो जंग जो मुसल्लत की गई उसके बाद उनके कोड नेम, जितने भी उन्होंने वेव्स मिज़ाइल की फेंकी हैं उनके नाम चेक करें। हैदर करार नाम रखा है, उसके अलावा या अदरिकनी इमाम ज़माना। तो ये मजहबी जो पहलू है इसका वो सिर्फ ईरानियों की तरफ से नहीं है, इजरायली बल्कि अमेरिकन गवर्नमेंट भी उसको उसी तरीके से आर्मागेडन सलीबी जंगों के तनाजुर के अंदर ही शेप करते नज़र आ रही है। और जी जी, एक तरफ तो ग्रेटर इसराइल की बात है, नेतन्याहू का ख्वाब होगा, लेकिन अब अमेरिका इस जंग में इन्वॉल्व हुआ। क्या ये ट्रंप की कोई अपनी मजबूरी थी या सुपर पावर या एक ताकत दिखाना चाह रहा था? ये डेफिनेटली ट्रंप की अपनी मजबूरी थी, इसमें कोई शक नहीं है। दुनिया के अंदर एप्स्टीन फाइल्स को लेके जिस तरीके से शोरों होगा था, बल्कि ख़ुद कहता है गूगल कि लोगों ने सर्च करना जो है वो कम कर दिया एप्स्टीन फाइल्स को जब से ईरान का महाज जो है वो गर्म हुआ है। और डोनाल्ड ट्रंप जो है डिस्ट्रैक्शन के माहिर हैं। अब देख लें, कोई एप्स्टीन का जिक्र ही नहीं कर रहा, सबका फोकस जो है ईरान जंग के हवाले से है। तो डोनाल्ड ट्रंप की कुछ वीडियोस वगैरह जो हैं वो इजराइल के हाथों में है। और ये हम नहीं कहते, एप्स्टीन फाइल बताती है, FBI का 2020 का मेमो बताता है कि ईरान जो इजराइल है उसने डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर इन्वेस्टमेंट की और उससे मुतल्लिक कुछ उसका इंतहाई जो आप कह लें कि प्राइवेसी का मैटर है वो उनके हाथ लगा हुआ है। उसके अंदर वो इन्फ्लुएंस हो करके उसे इस जगह तक लेके आ गए हैं कि अमेरिका ने बगैर किसी प्लान ए के बगैर प्लान बी के जो है वो अटैक कर दिया। और छोटी सिंपल सादा मैं अल्फाज में अगर बताऊं, 40 साल की ये जो ख्वाहिश थी उनकी इजराइलियों की, वो ईरान ने 40 दिन में पूरी कर दी। देखें, जिस जगह पे फ़िरौन को पैदा किया गया, अल्लाह ने उसी जगह पे मूसा को भी पैदा किया। और ये आपने देख लिया यहाँ पे, इनका मूसा, वैसे तो हज़रत मूसा के ये मानने वाले हैं, लेकिन इनका मूसा साबित हुआ ईरान है। और ईरान के अंदर ये घुसे थे कि हम रजीम को टॉपल कर देंगे, वो तो नहीं हुआ।
इन्होंने कहा हम उनको मार देंगे, डिकैपिटेट कर देंगे। ठीक है, आपने शहीद कर लिया, मान लेते हैं, आपके पास एयर स्पेस का कब्जा था, तो उसके बाद क्या हुआ? लोग तो नहीं निकले सड़कों के ऊपर है, लोग तो अमेरिका में निकला है, सड़कों के ऊपर है। तो जो भी स्ट्रेटेजिक इनके अहदाफ थे वो फौजी नोयत के अगर हों तो हमें तो वो ट्रांसलेट होते नज़र नहीं आते सियासी मफाद के अंदर है। आज अबनाए हुर्मुज़ जो है वो ईरानियों ने खोली है, जो आपकी वजह से बंद थी। तो ईरानियों ने दुनिया को बता दिया आप हमें हर्ट करेंगे तो आप इनडायरेक्टली अपने आप को हर्ट कर रहे हैं। आपका चूल्हा भी ठंडा हो जाएगा, आपकी प्लेट में भी खाना नहीं होगा, आपका भी फ्यूल टैंक जो है वो महंगा हो जाएगा। और ये पूरी दुनिया ने देखा और पाकिस्तान भी इसके अंदर इफेक्ट हुआ हम ही है। तो ईरानियन कौम का एक नेशनल करैक्टर सामने नज़र आता है इस वॉर के अंदर है। ईरानियन ने यह जंग परसेप्शन के कॉन्टेक्स्ट में जीत लिया। परसेप्शन क्या होता है? तासुर होता है। मेरे ख्याल में इस कमरे में हम जितने लोग भी हैं, 4-5 हैं, हम इस बात से इत्तफाक करते हैं कि ईरान मुज़ाकरात की टेबल पे पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ के साथ बैठा है। वो तो डरा सहमा हुआ दीवार के साथ लगा नहीं था। वो तो जेडी वैंस मायूसी की आलम में चले गए, उनके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की ईरानियों ने खड़े होकर, क्योंकि ईरानी डिफाई कर रहे हैं। ईरानी क्या कह रहे हैं कि हमने सर्वाइव करना था, वो हमने कर लिया। याद रखें, ईरान ने दो पावर के साथ जंग लड़ी है। एक ग्लोबल सुपर पावर जिसका न्यूक्लियर वेपन जिसके पास है, और एक रीजनल हेजमॉन। उस सुरमा को भी यहाँ पे उन्होंने नाको चने चबवा दिए। एक पायलट गिरा था और अमेरिका में शोर मच गया था। 155 तैयारे उसको उठाने के लिए आए, 49 करोड़ डॉलर लगे एक दिन के अंदर। ये पैसा वहाँ पे सोशल वेलफेयर में, एजुकेशन, हेल्थ में नहीं लगाया जा सकता था जो इस जगह पे आए। तो ये डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट के ऊपर दुनिया नहीं चलती है। डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट मेरे आपके लिए नहीं, वहाँ की लोकल ऑडियंस के लिए, जिनसे इन्होंने मिड टर्म इलेक्शन के लिए वोट मांगने जाना है नवंबर के महीने में। जो ईरान है, ईरानियों ने डिफाई किया। ईरानी अपनी कौम के साथ खड़े हुए हैं। 6000 साल की वो तहजीब है। और याद रखें, इनको कहते हैं ये गुंडे मवाली हैं, ये वो हैं मुल्ला हैं। वो सारे PhD डॉक्टर थे जो मुज़ाकरात करने के लिए यहाँ के ऊपर आए हुए थे। पढ़ी लिखी कौम, 90+% उनका लिटरेसी रेट है। सबसे ज़्यादा ख़वातीन साइंटिस्ट जो हैं वो ईरान के अंदर हैं। पूरी पार्लियामेंट भरी हुई है वहाँ पे PhD डॉक्टर्स और MPhil के स्कॉलर्स के साथ है। ये वो ईरान नहीं है जो वेस्ट अपने मीडिया के थ्रू हमें दिखाता है। देखें, ईरान की क्लाइमेट की कॉस्ट किसी ने नहीं बताई। पूरी दुनिया के इकोनॉमिक इंटरेस्ट हर्ट हुए हैं, तो आपको शोर मच गया कि भाई ये क्या हो गया। वहाँ पे जो 2100 इंसानों की जान गई है उसका ज़िम्मेदार कौन है? 192 बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ है। आपने उनकी तनसीबात तेल एंड गैस की हिट की, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी हिट की है, आपने मेडिकल फैसिलिटी और हॉस्पिटल उनके हिट कर दिए, आपने उनके 100 साल पुराने वैक्सीनेशन सेंटर को हिट किया। मतलब आप सोचें, जंग के भी कोई असूल हैं, कोई ज़ाब्ते हैं, जंगल का भी कोई कानून होता है। और ये वो कंट्री हैं जो ईरान जो के ख़िलाफ़ जो है महाज गर्म किया हुआ। ये कहते थे हम ह्यूमन राइट्स के चैम्पियन हैं, और ये इज़राइल जो है ये कहता है मैं रीजन के अंदर वाहिद डेमोक्रेटिक कंट्री हूँ। ये हैं तुम्हारे डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल है कि तुम इंसानों के साथ ये सलूक कर रहे हो। मतलब इतनी एग्रीजियस बारबारिज्म, बर्बरियत ज़माना है मॉडर्न हिस्ट्री में किसी ने नहीं देखी, जो मैंने और आपने लाइव दुनिया के सामने देखी है। तो बड़ा ही अफसोस है कि दुनिया ने मुजरमाना खामोशी इसके ऊपर इख्तियार की। देखें, यूक्रेन के ऊपर किस तरह उन्हें इंटरनेशनल लॉ याद आता है, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स लॉ याद आता है, लेकिन व्हेन इट कम्स टू गज़ा तो गज़ा के ऊपर सुमुन बुकमुन उमयून करके बैठे हैं। देखें जी, ईरानियन ने पूरी दुनिया को मैसेज दिया, अपनी जंग खुद लड़ी पड़ती है, कोई कंट्री किसी का साथ नहीं देता। और हमने भी 10 मई को अपना महाज खुद ही लड़ा। उसके बाद हमने वो दुश्मन जो हमसे 11 गुना बड़ा है, याद रखें वो रकबे में बड़ा है, वो ज़र्फ़ में बड़ा नहीं है, तो हमने किस तरीके से नाको चने जो है उन्हें चबवाए। उसके बाद दुनिया किस तरीके से पाकिस्तान का जो डिप्लोमेटिक स्टेचर है वो बड़ा, हमारी डिप्लोमेटिक प्रोफाइल बड़ी है। तो मेरे ख्याल में आज मुझे बड़ी खुशी है ये बात कहते हुए, पाकिस्तान इज़ नॉट पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम, वी आर पार्ट ऑफ द सोल्यूशन। हम मसले का हल हैं, और उसकी वजह से हम दुनिया के अंदर आलमी सफारतकारी का ना सिर्फ मरकज़ हैं बल्कि आलमी अमन के सफ़ीर हैं। हमने ही तो 3rd वर्ल्ड वॉर रोकी, हमने ही तो सेक्टेरियन ग्राउंड के ऊपर देखें ये जंग, इसराइल क्या चाहता था, सुन्नी शिया की जंग लग जाए। तो हमने सऊदी अरब और ईरान के साथ बैक चैनल डिप्लोमेसी की है, शटल डिप्लोमेसी करके दोनों को कहा कि आप उसका वो जो नफेरियस डिज़ाइन है उसके अंदर इस्तेमाल ना हो। और बड़ा मैं अप्रिशिएट करता हूँ सऊदी अरब की क़यादत को भी है कि उन्होंने भी जंग का वो रुख जो है वो इसे इख्तियार करने नहीं दिया, और ये सुन्नी शिया की जंग नहीं बनी है, क्योंकि ये हमें इसी तरीके से मरवाएंगे एक दूसरे के ख़िलाफ़ खड़ा करके। ये मुसलमान की जंग है, और इस जंग में हमें वादत चाहिए। इस जंग के अंदर हमें मिल्लत का पूरा कॉन्सेप्ट, उसके हवाले से मुझे लगता है 40 दिन का सबक ये है कि हम सबको इकट्ठे हो जाना चाहिए, और उसके लिए मुस्लिम क़यादत को सोचना चाहिए कि क्या OIC का फ़ोरम सिर्फ सुन्नियों का फ़ोरम है, उसके अंदर ये शामिल नहीं है। जब आपने 2017 में इंटरनेशनल मुसलमानों की जो काउंटर टेररिज्म फोर्स बनाई, उस पर ना शाम को शामिल किया, ना लेबनान को, ना इराक को, ना शाम को, तो आप तो बता रहे हैं ये सुन्नी मुसलमानों की अपना वो बनी हुई है कोलेशन है, उसके अंदर अहले तशीह शामिल ही नहीं है। देखे, हर बंदे ने
सोग मनाया आयतुल्ला अली खामनाई की शहादत का। तो ये तफरीक ख़त्म हो चुकी हुई है इस हवाले से, और मेरे ख्याल में पाकिस्तान ने जिस तरीके से एक डेलिकेट बैलेंस के साथ मामलात को आगे लेके बढ़े, हमने भी बता दिया कि हमें ईरान के साथ भी हमारे इंटरेस्ट हैं, उनके साथ भी हमने साथ यहाँ पे रहना, हमारे पड़ोसी हैं, और सऊदी अरेबिया के साथ भी हमारे इंटरेस्ट हैं। आज अमेरिका इस रीजन के अंदर इररेलेवेंट हो चुका हुआ है, पूरी दुनिया परसेप्शन पे खड़ी रहती है, और तासुर क्या है, अमेरिका ईरान को झुकाने पे मजबूर नहीं कर सका। आज वो झुके हुए नज़र नहीं आते हैं, वो तो टोन चेक करें, बल्कि पूरी दुनिया को उन्होंने मैसेज भेजा है कि अमेरिका के ऊपर आपने ओवर रिलाई किया, पाबंदियों के बावजूद उन्होंने रिटेलिएट किया। और आज की दुनिया में मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से यूरोप जो है वो ईरान को क्या मैसेज दे रहा है कि ठीक है, हमारा तेल और गैस आपकी तरफ से जाता है, हमारी पॉलिसी वो नहीं है जो अमेरिका की है। देख लें, वो अपनी एम्बेसियाँ खोलना चाह रहे हैं ईरान के अंदर। सर एक और बड़ी बात, अबनाए हरमुज़, शायद ईरान को भी नहीं इतना आइडिया होगा जंग से पहले कि ये बहुत बड़ा हथियार बन जाएगा। अब इसकी तो इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। क्या फ्यूचर में अमेरिका जो है इस पे दोबारा काबिज होने की कोशिश करेगा? अमेरिका तो कभी काबिज था भी नहीं है। वो कह रहे हैं नाकाबंदी कैसे लगा दी? नाकाबंदी तो ईरान ने लगाई हुई थी, आप नाकाबंदी पे नाकाबंदी तो नहीं लगा सकते। ईरान तो गुजरने नहीं दे रहा था, उसके बावजूद आपने नाकाबंदी लगाई, लेकिन 28 जहाज़ उसमें से गुजर गए। देखिए, कोशिश तो वो कर रहे हैं, लेकिन क्या उनकी कैपेसिटी है करने की? बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, उनके तीनों बहरी बेड़े, 2 इधर खड़े थे, वो तो है ही नहीं है, वो तो चले गए, और तीसरा अभी तक पहुंचा नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप इतना अच्छा नहीं है, अगर वो जंग जीत रहा होता ना, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ मुज़ाकरात की तरफ वो ना आते। ये मुज़ाकरात में उन्हें फेस सेविंग चाहिए जो पाकिस्तान उन्हें लेके दे रहा है। इसी ट्रंप को हमने दोहा टॉक्स में तालिबान के साथ बैठाया था कि ठीक है, तुम लोगों को अफ़गानिस्तान से निकाल देते हैं। आज इन्हीं को ही हम ईरान के करीब जो बैठे हैं, इनको यहाँ से निकालने की भी तैयारी कर रहे हैं। वो शोर तो चेक करें जो अमेरिका में मचा हुआ। उनके कांग्रेस के दोनों हाउस जो हैं वो वोटिंग के अंदर जो है डोनाल्ड ट्रंप के ख़िलाफ़ बात कर रहे हैं। उसके अलावा 80 लाख बंदा जो है तुम्हारा सड़क के ऊपर आया हुआ है, नो किंग्स के प्रोटेस्ट कर रहा है। इवन जेडी वैंस, मैं आपको बताऊं, सिर्फ नॉन सीरियस एटीट्यूड चेक करें डोनाल्ड ट्रंप का। हम जितने 4-5 लोग बैठे हैं, मुझे लगता है इस जंग को लेके हम बड़े संजीदा थे। डोनाल्ड ट्रंप मार्शल आर्ट्स देख रहे थे जब जेडी वैंस 21 घंटे के बाद पाकिस्तान के अंदर खिताब कर रहा था मीडिया से। वो मार्शल आर्ट्स के मैच देख रहा था वहाँ पे। पूरी दुनिया का अमन जो है यरगमाल उन्होंने बना के रखा है, और नैरेटिव शेप किया जाता है कि ईरानियों ने दुनिया की मईशत जो है उसको होस्टेज बना के रखा हुआ है। मेरे ख्याल में अभी जो है हमें चीज़ों को मुख्तलिफ ज़ाविये से देखने की ज़रूरत है। कॉल्स भी की, नेतन्याहू को भी कॉल की और ट्रंप को भी की, लेकिन ट्रंप ने जेडी वैंस को ज़्यादा कॉल्स की, और बार बार वो ये कहता था जैसे ही डील जो है उसकी तरफ मामला जाने लगते थे, वो कोई ना कोई ऐसी ऑप्शन रख लेता था कि ईरानी उससे बैकआउट कर जाते थे। उसकी बड़ी रीज़न क्या है? डोनाल्ड ट्रंप ने ईस्टर के ऊपर लंच के दौरान कहा कि जेडी वैंस अगर तो पाकिस्तान में मुज़ाकरात करने में नाकाम रहा तो इसका कसूरवार ये होगा, और अगर ये जीत गया और मुज़ाकरात हो गए तो उसका सारा क्रेडिट मैं खुद लूँगा। तो एक ऐसा बंदा जो इतना नरगिसियत पसंद हो, नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी हो, वो बंदा नहीं चाहेगा कि जेडी वैंस को वो पिक्चर में से वो ऑरा उसका बन जाए और 2028 के इंतखाबात में जेडी वैंस उस चीज़ को कैश करे। इसीलिए मुझे लगता है कि मुज़ाकरात की, अगर आप पहली बात यह है कि मुज़ाकरात देखें 24 घंटे में हल होने वाली चीज़ नहीं है। वो तो आप और किसी से लड़ाई करें तो वो शाम तक बात नहीं ठीक हो पाती है। ये 47 साल पुराना कज़िया है, तो इसके अंदर डिप्लोमेसी जो है वो तो एक मरहले प्रोसेस का नाम है। इसीलिए तो चौथा दौर था जब जनीवा में अटैक हुआ, और उसके अलावा छठा दौर वहाँ पे था ओमान के अंदर जब इन्होंने हमला किया। तो मुझे लगता है चीज़ें ओवरनाइट नहीं होंगी, ये प्रोसेस है, इसीलिए तो दूसरा दौर होने वाला है वहाँ के ऊपर है। तो ये कह देना मुज़ाकरात नाकाम नहीं हुए थे, एक मीनिंगफुल अंडरस्टैंडिंग थी, इसीलिए तो अमेरिका दोबारा आ गया। नहीं तो 12,000 किलोमीटर का फासला तय करके जेडी वैंस इसलिए आए कि उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है और वो चला जाना। वो 3 से 6 घंटे के लिए आया था, 21 घंटे यहाँ के ऊपर रह के गया। अब डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं पूरी दुनिया के कैमरे उनके ऊपर हों, और डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो साइन करें और बताएं मैंने दुनिया में जनाब आलमी अमन कायम कर दिया। इसीलिए वो कल बैठे हुए थे मिस्र में हमास के साथ में लेबनान और इजराइल को ज़बरदस्ती उन्होंने, इजरायली तो करना नहीं चाहते मुआहदा, उनको 10 दिन का वहाँ पर ट्रूस साइन कराया, सीज़ फायर है। और तीसरी तरफ जो है वो ईरान के हवाले से पाकिस्तान में आने की बात कर रहे हैं। 14 मई को उन्होंने चीन जाना है, वहाँ पर भी नॉर्थ कोरिया के हवाले से वो कह रहे हैं कि हम बैठ के बात करेंगे। तो मुझे लगता है डोनाल्ड ट्रंप एक मोमेंटम खड़ा कर रहे हैं ताकि जो नवंबर के इंतखाबात हैं उसमें वो लोग जिनसे इन्होंने वोट लेना है उनको कन्विंस कर सकें कि इस जंग के हम बेनिफिशरी हैं, और हम इस जंग के अंदर जो है हमने गेन किया है, माइलेज है, हम हारे नहीं हैं। लेकिन दुनिया जानती है कि 40 दिन की जंग के बाद भी ईरानी पूरे ज़ोरे बाजू के साथ जो है वो खड़े हैं, डिफाइंस कर रहे हैं। इवन हिजबुल्लाह का कुछ नहीं बिगाड़ सके ये इजरायली, मार के क्या कुछ नहीं किया। अब इस सारे का सारा मिलिट्री एज उनके हाथ में था। हमास को कुछ नहीं उस तरीके से कर सके, टॉप टियर चली गई है। मुझे बताएं क्या लोग चले गए हैं छोड़ के गज़ा?
70,000 बंदे मरे, 21 लाख लोग वहीं पे रह रहे हैं। देखें कौन अपना इलाका अपना घर छोड़ कर जाता है। ये भागे इजरायली है, ये जो अपना बंदरगाहों से ये निकल के चले गए हैं। $120 तो चार्ज किया मिस्रियों ने इनसे जब ये टैक्सी में बैठे कि ज़्यादा पैसे दो, क्योंकि इनको जान के लाले हैं। ईरानी तो जान अपने हाथ पे रख के जो सामने खड़े हैं। देखें ये कौमें होती हैं, कौमों का एक एटीट्यूड होता है और वो एटीट्यूड ईरानियों का नज़र आता है। ईरानी तो नहीं पाकिस्तान के बॉर्डर क्रॉस करके आ गए, ईरानी तो रेफ्यूजी बन के नहीं भागे वहाँ से। ईरानियों ने जज़ब किया उस हमले को जो उनके ऊपर मुसल्लत किया गया था, और उसके बाद जवाबी वार उन्होंने किया और मुसलसल कर रहे हैं, बार बार कर रहे हैं। और मैं यहाँ पे ये ज़रूर मेंशन करना चाहता हूँ, उन्होंने उस वॉर के अंदर किसी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी को टारगेट नहीं किया, किसी उन्होंने मस्जिद को या जो सिनागॉग है इज़राइल के अंदर है जहां वो इबादत करते हैं उनको टारगेट नहीं किया, किसी हेल्थ फैसिलिटी को टारगेट नहीं किया, कोई छोटे बच्चे उस तरह नहीं मारे, सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज नहीं किया जिस तरीके से इजराइलियों ने इस एरिया के ऊपर वॉर जो है मुसल्लत की। और जानबूझ के उन जगहों को, उन फैसिलिटी को टारगेट किया। डिसैलिनेशन के वो प्रोजेक्ट जो पानी साफ़ करके लोगों को पिलाते थे, उनको करके उनको उन पर अटैक करके कलेक्टिव पनिशमेंट करने की कोशिश की ईरानियों की। तो ईरानियन आर स्मार्ट एनफ टू अंडरस्टैंड कि ये जंग जो है वो ईरान पे छेड़ी गई है, ईरान की हुकूमत के साथ ये सलूक नहीं किया गया। और पाकिस्तान का रोल जो है बड़ा कलीदी रहा। हमने बंदर अब्बास से उनको एस्कॉर्ट किया जो मिशन आ रहा था। देखें 3 घंटे का फासला, और पाकिस्तानी पर्शियन गल्फ़ के ऊपर अपने जहाज़ लेके चले गए। हमने वहाँ पे एक सिग्नल जो है वो दिया किसको, तेल अवीव को, इजराइलियों को, ख़बरदार आप इसको स्पॉइल नहीं कर सकते इस मोमेंट को, और ख़बरदार किसी ने हिट किया, ठीक है। तो हमने उस मोमेंट के ऊपर भी ईरानियों का एतमाद था हम पे कि उनकी टॉप लीडरशिप जो जहाज़ में थी वो पाकिस्तानी तैयारों के साथ यहाँ के ऊपर लैंड की। और आप देखें हमारे जो आर्मी चीफ़ हैं किस तरीके से वहाँ पे IRGC के जो खातमुल अंबिया हेडक्वार्टर है वहाँ पे गए। यहाँ मैं ये भी बता दूँ, हमारे आर्मी चीफ़ जब DG MI थे और DG ISI थे तब भी उनके राब्ते थे IRGC के साथ है। और इसके अलावा वो डिफेंस अटाशी रहे हुए हैं सऊदी अरेबिया के अंदर। तो वो वेस्ट एशिया को पर्टिकुलरली ये जो ईरान है और सऊदी अरेबिया को बहुत अच्छी तरह समझते हैं गल्फ़ स्टेट्स के साथ, और वही उनके गुड ऑफिसेस जो हैं इस्तेमाल हुए, जिसकी वजह से आज ईरान जो है मुज़ाकरात की टेबल में बैठा हुआ है और पाकिस्तान की कोशिशों की, पाकिस्तान की किरदार की पूरी दुनिया ने सताइश की है। पूरी दुनिया ने इस चीज़ की तायद की है कि पाकिस्तान जिस तरीके से मामलात को लेके जा रहा है। और याद रखें हमने अपने मुफाद को मुकद्दम रखा है, ईरानी जो इंटरेस्ट हैं उनको भी डैमेज नहीं होने दिया। फिर जो सऊदी अरेबिया के हालात मामलात हैं उसके अंदर भी हम ऑन बोर्ड थे। देखें एक वक्त में हमारे वज़ीर-ए-आज़म भी पहुँचे हुए हैं, वो कायल कर रहे हैं अरब दुनिया को। पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ़ हैं, सिपा सलार हमारे हैं, वो भी ईरानियन के साथ बैठे हुए हैं, उन्हें कन्विंस कर रहे हैं मुज़ाकरात के हवाले से जो फ्रेमवर्क तयशुदा है। और उसके अलावा हमारे जो औरंगज़ेब वज़ीर ख़जाना है वो अमेरिका पहुँचे हुए हैं। तमाम बड़े मालियाती अदारे IMF, वर्ल्ड बैंक, उसके अलावा AIIB बैंक, ADB बैंक, उनके साथ बात कर रहे हैं। सबसे बड़े जो इन्वेस्टर बैंक है JP मॉर्गन और गोल्डमैन सैक्स, उनकी लीडरशिप के साथ रब्ता कर रहे हैं। G20 जो हैं उसके कंट्रीज़ के वज़राए ख़जाना के साथ बात कर रहे हैं, उन्हें बता रहे हैं पाकिस्तान इज़ ओपन फॉर बिज़नेस है। अब करना क्या है, पाकिस्तान का डिप्लोमेटिक जो क्लाउट है वो तो बहुत बढ़ गया। अब हमें उसको कन्वर्ट करना है किस चीज़ में, अपने इकोनॉमिक इंडिकेटर को, अपने माशी इशारियों को बेहतर बनाने के अंदर है। देखें MOU तो बड़े साइन कर लिए हमने, लेकिन MOU से क्या पैसा आ रहा है? वो तो नहीं आ रहा। पैसा आए, यहाँ पे हमारी 60% यूथ है, एसेट्स है, पढ़े लिखे हैं, उन्हें नौकरियाँ चाहिए, उन्हें एंटरप्रेन्योरशिप जो है हमने उस तरफ लेके जाना है। उसके लिए मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को संजीदा बुनियादों के ऊपर सोचना पड़ेगा, क्योंकि वो फिस्कल डिसिप्लिन बड़ा ज़रूरी है। देखें मुल्क में जो है आधी 4 गुना बड़ा साइज़ है किसका, जो कि ब्लैक इकॉनमी है। देखें रसीद खाता अगर नहीं होगा करोड़ों का तो वो गवर्नमेंट को टैक्स कहाँ से मिलेगा। इस चीज़ को ठीक करने की ज़रूरत है। वी नीड टू पुट आवर हाउस इन ऑर्डर फर्स्ट है, और उसके लिए मुझे लगता है इकोनॉमिक ब्लूप्रिंट लेके आने की गवर्नमेंट को ज़रूरत है। और उसमें ताजर तबका है, उसको भी तो साथ देना है ना। देखें दुनिया, और ऊपर से हमारा रेमिटेंस जो है उसको कट लग गया। जो हमारे तकरीबन 8-9 लाख लोग जो हैं वो मेरे ख्याल में एक कंट्री के अंदर हमारे 1 मिलियन लोग हैं, सऊदी अरेबिया UAE की मैं बात कर रहा हूँ, तो उससे अरबों डॉलर जो आ रहे थे उसमें धचका तो लगेगा, क्योंकि इकॉनमी का वहाँ के ऊपर जो साइकिल है वो डैमेज हुआ बड़ा, उसको रिपेयर करने में कम से कम डेकेड चाहिए। तो वो पाकिस्तानी जो हैं वो प्लम्बर हैं हमारे, आपको पता रॉ लेबर है, प्लम्बर हैं, वेल्डर हैं, इलेक्ट्रीशियन हैं, उनको तो नौकरियां यूरोप में नहीं मिल सकती ना। और सबसे यूरोप ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आती ही उधर से, सबसे ज़्यादा उधर से आती थी। और ये लोगों को उधर यूरोप में कहाँ पे रखेंगे, उनको तो लैंग्वेज का मसला, फिर सर्टिफाइड नहीं है उस तरीके से, तो चीज़ें मुश्किल होने जा रही हैं। लेकिन उसके अंदर गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, क्राइसिस में ही तो कौमों ने अपना आप दिखाना होता है। क्या ईरानी क्राइसिस में साथ खड़े नहीं रहे?
तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा वो जो डिप्लोमेसी का हमारा जो कैपिटल है उसको अब वक्त आ गया कि हम जो है माशी इशारियों को मस्बत बनाने में खर्च करें। ईरान जंग में मुत्तहिदा अरब अमारात का क्या किरदार है? अमेरिका क्यों नाराज़ है? और यूएई का जो है वो पाकिस्तान के साथ अब क्या मसला चल रहा है? हालात क्यों इन दोनों के कशीदा जो जा मेरे रहे हैं? ख्याल में जो ईरान जंग है उसके अंदर यूएई का किरदार जो है वो बड़ा अफसोसनाक हद तक जो है नेगेटिव रहा है, क्योंकि इन्होंने 2020 के अंदर इब्राहिम अकॉर्ड के अंदर इसराइल को तस्लीम किया। उसके बाद जिस तरीके का इनका वर्किंग रिलेशनशिप वहाँ पे डेवलप हुआ, तो एक तरह से ज़ायनिज़्म की प्रॉक्सी ही ये रीजन के अंदर है। देखिए पाकिस्तान को एक ऐसे वक्त में जब वो पूरी दुनिया में अमन करवा रहा है, इवन आपकी स्किन बचा रहा है, आप उसी वक्त उसे कह रहे हैं कि $3.5 अरब हमारे वापस कर दो। तो इसका मतलब है कि आपने पाकिस्तान जो कि एक फ़ोर्स है स्टेबिलिटी की, उसे डिस्टेबलाइज़ करने की एक आपकी तरफ से कोशिश है। और देखें ये इन्होंने हमारे साथ नहीं किया, इन्होंने वो ईरानियन जो वहाँ पे रह रहे थे उनके गोल्डन वीज़ा स्कीम जो है ख़त्म कर लिया, उनको कहा कि यहाँ से निकल जाएँ हैं। तो यूएई का किरदार जो है वो बड़ा मनफी रहा है इसके अंदर, और ये अभी से नहीं है। देख लें मोहम्मद बिन सलमान से भी एमबीजी की नहीं बनती है। भाई आप पाकिस्तान में शिकार करने आते हैं, शिकार करें हाँ, जो जानवरों का, आप हमारे मुफाद का शिकार तो ना करें ना, कि जहाँ के ऊपर हम खड़े हैं अब हमें हिट करने के लिए आ गए हैं। ये देख लें लेबनान के आप यमन के अंदर देख लें, ये जिस ग्रुप के साथ खड़े हैं पाकिस्तान सऊदी अरब उसका मुखालिफ है। ये सोमालिया में जिस ग्रुप के साथ खड़े हैं हम उसके मुखालिफ हैं। ये सोमाली लैंड की बात करते हैं जिसे इसराइल ने तस्लीम किया और हम मोगादिशो के साथ हैं। इसी तरह ये सूडान में पैरामिलिट्री फोर्सेस के साथ हैं और हम उनकी रेगुलर आर्मी के साथ हैं। इसी तरह अगर लिबिया में देख लें तो हम हफ्तार की आर्मी के साथ हैं, जिनके साथ हमने मुआहदा किया उन्हें वेपन सप्लाई करने का, ये दूसरे ग्रुप के साथ खड़े हुए हैं। देखें अगर आप, और फिर ये इंडिया के साथ इनका चेक कर लें, दुबई डिप्लोमेसी करके तालिबान को वहाँ बैठाया हुआ है और उनके साथ इंडिया के लोगों को मिला के पाकिस्तान के अंदर जो टारगेट किलिंग की जाती है, असैसिनेशन की जाती है। इस तरह नहीं चलेगा कि जिस तरह से यूएई सोच के बैठा हुआ है। यूएई ने उस ब्रॉडर फ्रेमवर्क के अंदर जो अपनी पॉलिसी तैयार नहीं की थी जिसका वो खमियाजा भुगत रहे हैं। देखें ईरानियन ने सबसे ज़्यादा अटैक कहाँ पे किए, इन्हीं पे किए अटैक है। तो यूएई को अपना किबला मक्का मदीना ही बनाना चाहिए, ना कि वहाँ से निकल के वो किसी और तरफ देखें जिस तरीके से हम उनका पैटर्न ख़ास तौर के ऊपर देख रहे हैं। तो मोहम्मद बिन जो जैद हैं उन्होंने तो अपने अरब मुल्कों को डिफाई कर दिया। देखें इन्होंने अपनी इकोनॉमिक डाइवर्सिफाई की थी। इनसे मुतालिक तो 2021 में एमबीजी ने कहा था कि अपना ब्रेकफास्ट कर लिया, अब हमारा लंच खाने के चक्कर के अंदर है, इसीलिए वो तमाम कंपनीज़ के हेडक्वार्टर चाहते थे रियाद के अंदर शिफ्ट हो जाएं। अब आ जाते हैं कि सऊदी अरेबिया जो है उसका रोल क्या है। सऊदी अरेबिया देख लें पिछले साल इस चीज़ को समझ चुका हुआ था जब कतर पे अटैक हुआ कि अमेरिका की मिलिट्री बेस देखें, सेंट कॉम का हेडक्वार्टर है वहाँ पे अल-गदीद एयरबेस में, जो 42 किलोमीटर दूर थी वहाँ पे अटैक से। ना उनके सेंसर चले ना इंटरसेप्टर्स ने उस हमले को रोका। तो उन्हें समझ आ गई हुई थी कि रीजन के अंदर जितनी 13 मिलिट्री पोस्ट हैं, अमेरिका जो है हमें नहीं बचा रहा, अमेरिका बचा रहा है इसराइल को। इसीलिए पाकिस्तान के साथ उन्होंने अक्टूबर के अंदर मुआहदा कर लिया SMDA, जिसके तहत जो है वो जो म्यूचुअल एग्रीमेंट था उसके तहत हमने हमारे 13,000 ट्रूप्स वहाँ पे गए अभी 3 दिन पहले, और वहाँ पे किंग अब्दुल अजीज़ के ऊपर जो बेस है वहाँ पे हमारे जहाज़ उतर गए हैं। तो इसी कॉन्टेक्स्ट के अंदर सऊदी अरब को पता चल गया था पिछले साल ट्रंप के लिए क्या नहीं जतन किए, वहाँ के ऊपर जो है इनके साथ तलवार के थ्रू डांस करके देख लिया, लड़कियों के बाल जो है खुलवा के सारे जो फंक्शन वो करके देख लिए, उसके साथ साथ इनको $40 करोड़ का जहाज़ दे के देख लिया। फिर भी ट्रंप ने जनाब क्या कहते हैं इनकी बात नहीं मानी और अटैक करके इन मुल्कों का देख लें तोड़ा बोड़ा बन गया। किस तरीके से अटैक हुआ, कहाँ है भाई तुम्हारी मिलिट्री पोस्ट है, 40,000 तुम्हारे यहाँ पे फौजी थे, वो अपने आप को बचा रहे हैं। तो मेरे ख्याल में एक सेंस ऑफ रियलाइजेशन है सऊदी अरेबिया के एंड के ऊपर कि जिस तरह इसराइल चाहता था हमने वैसा प्ले नहीं किया। देखिए अमेरिका चाहता था सऊदी अरब जंग में कूद पड़े, और जंग में अगर वो कूदते और एक मिज़ल भी मक्का मदीना के आसपास गिरता तो जंग तो फिर सेक्टेरियन ग्राउंड पे चली जाती है। तो उस फ़िरका वारियत से पाकिस्तान ने बचाया दोनों कंट्रीज़ को है, और उसी चक्कर में MBS जो है आज सोच चुके हुए हैं कि ईरान के साथ ताल्लुकात बेहतर बनाना उनके कौमी मफाद के अंदर है। सर सऊदी अरब की आपने बात की, सऊदीया की बात की जाए तो MBS और डोनाल्ड ट्रंप के आपस में बड़े करीबी ताल्लुकात है, फिर एकदम से इन ताल्लुकात में जो है अब तो कशीदा हो गया, एक दूसरे के अगेंस्ट बयानबाजी भी करती है, इसकी क्या वजह बनी? उसकी वजह डोनाल्ड ट्रंप की कमजरफी। डोनाल्ड ट्रंप के साथ जिसने भला किया है ना उसका डोनाल्ड ट्रंप ने जो है ना वो तिया पांचा कर दिया। JD वैंस की हम बात कर रहे थे अभी थोड़ी देर पहले, देख लें उसको लेके आने वाला ये है, लेकिन इसको हज़म नहीं होता कि जनाब उसको नफ़ा फ़ायदा हो जाए। MBS ने क्या नहीं किया इसके साथ है, अरबों डॉलर की डील की। बल्कि अफसोस की बात यह है डोनाल्ड ट्रंप इतना गधा और गूफ किस्म का इंसान है, भाई यहाँ से जो तेल गुजर के जाता था वो डॉलर में जो पेमेंट आती थी अरब वर्ल्ड के पास, वो तुम्हारे मुल्क में तो इन्वेस्ट करते थे।
और जिस तरीके से तुमने उनके साथ नहीं दिया और गद्दारी की उनके साथ है, मेरे ख्याल में मोहम्मद बिन सलमान अच्छी तरह समझ गया हुआ है कि इस रीजन के अंदर अमेरिका से ज़्यादा अगर उन्होंने रिलाई किया होता चाइना पे, रशिया पे, तो सिचुएशन वुड हैव बीन डिफरेंट है। लेकिन अभी हम देखते हैं कि वहाँ पे ये राय जो है वो तासुर जो है ज़ोर पकड़ता जा रहा है। कतर ने कह दिया मिलिट्री बेस बंद करें, हमें नहीं चाहिए आपकी, आप यहाँ से छुट्टी करें, निकलें। और सऊदी अरेबिया का पाकिस्तान पे रिलाय करना ही बताता है कि वो अमेरिका को अगली पोस्ट वार सिनेरियो में उस तरीके से नहीं देख रहे। और यही सेंस मेरे ख्याल में कुवैत में और जॉर्डन के अंदर भी देखी जाएगी है। अब यूएई जो है उसके अंदर से खबरें आ रही हैं कि वो ना सिर्फ खित्ते इलाकाई तौर के ऊपर बल्कि ग्लोबली अपनी फॉरेन पॉलिसी को दोबारा से रीविज़िट कर रहे हैं। और उन्हें डेफिनेटली इस चीज़ के ऊपर करना चाहिए और उन्हें याद रखना चाहिए कि जनाब खित्ते के अंदर उनके मफादात जो हैं वो मुस्लिम वर्ल्ड के साथ जुड़े हुए हैं। इज़राइल तो जितना ज़्यादा फॉल्ट लाइन क्रिएट कर सकता है वो करेगा। और मेरे ख्याल में कतर ने इस चीज़ को समझा है, कतर ने इस चीज़ को फील किया और जो नया इत्तेहाद बनने जा रहा है उसकी तस्वीर मंजरकशी आपके सामने है। अभी देख लें इस्तांबुल के अंदर पाकिस्तान, उसके अलावा सऊदी अरेबिया, तुर्की और मिस्र, ये चारों के वज़राए ख़ारजा का इजलास पाकिस्तान में भी हुआ। ममालिक ने सीखा है इसे, मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ा सबक है। उसमें एक चीज़ उन्होंने सीखी हुई है कि अपने ज़ोरे बाजू के ऊपर लड़ाई लड़ी जाती है। ईरानियों ने अपने ज़ोरे बाजू पे लड़ी है। किसी की मिलिट्री जो बेस है उसको सामने खड़ा करके आप जंगें नहीं लड़ सकते। देखिए जंग आउटसोर्स हो सकती है, जंगें आउटसोर्स नहीं हो सकती हैं। उसके लिए अपनी फ़ौज को ताकतवर करने की ज़रूरत है और उसके लिए अपने लोगों को जो है राइट्स देने पड़ेंगे। देखें जो बादशाहतें होती हैं फ़ौज को ताकतवर नहीं करती, उन्हें पता होता है कि फ़ौज हमारे पे चढ़ दौड़ेगी है। इसीलिए तो मिस्र के अंदर हालत आपके सामने है और इराक़ के अंदर है। लेकिन मुझे लगता है अब उन्हें इस चीज़ की तरफ जो है वो पेशकदमी करनी चाहिए कि डेमोक्रेटाइजेशन का वो वर्जन लेके आने की ज़रूरत है जिसके अंदर लोग स्टेक होल्डर हों। आपको लगता है ये मिडल ईस्ट की तमाम ताकतें, ये कोई पॉपुलर रजीम है, अवामी हमायत इन्हें हासिल है? कोई नहीं। कोई एक शहज़ादा या एक बादशाह अवाम के अंदर तस्वीर वीडियो देखी है आपने उसकी? वो निकले ही नहीं है। और मैं बताता हूँ ईरानी लीडरशिप अपने लोगों के अंदर निकले। अल-कुद्स रैली के अंदर अली लारेजानी की वीडियो आई है, उनके जो सदर हैं मसूद पज़ेश्कियान उसकी वीडियो आई, अब्बास अराक्ची की आई, बल्कि वो तो ग्रॉसरी करते नॉर्मल है और हम लोगों का हिस्सा हैं और हमारी बेस है लोगों के अंदर है। जबकि उधर से जितनी वीडियोज़ आ रही हैं वो पैलेसिस की आ रही हैं। भाई लोग आपके हिट हो रहे हैं, लोग आपके टेरिफाइड हैं, पेट्रीफाइड हैं, डरे हुए हैं। लोगों के अंदर निकलें, लोगों के साथ इज़हार यकजहती करें। क्यों नहीं राशिद अल मखतूम निकले दुबई के अंदर? क्यों अबू धाबी के अंदर ये नहीं निकले? शेख मोहम्मद बिन ज़ायद कहाँ थे? बाहर निकलते, अपने लोगों के साथ खड़े होते, उन्हें बताते मिसाइल गिर रहे में और तुम सेफ जोन के अंदर हो। इससे अंदाज़ा होता है कि किस लेवल की लीडरशिप जो है वो और अपनी कौम को किस तरह से देख रही है। वैसे भी टू बी ऑनेस्ट 30% तो टोटल इनकी आबादी है, 100 में से 30 बंदे खुद हैं, बाकी सारे के सारे जो हैं वो आपके लिए दूसरे मुल्कों से हम लोग गए में या इंडियन वहाँ के ऊपर गए में हैं। तो मेरा ख्याल में बड़ा सीखने का अमल जो है इसकी ये केस स्टडी है। 40 दिन एक केस स्टडी है जिसको पढ़ने की और पढ़ाने की अशद ज़रूरत है। फॉरेन पॉलिसी के मेरे ख्याल में जो थिंक टैंक्स हैं वो भी फॉरेन पॉलिसी के लेवल के ऊपर, फॉरेन ऑफिस भी उसको पढ़ेंगे, इवन अमेरिकन भी सबक को याद करें कि 40 दिन के अंदर उन्होंने जो सबक पढ़ाया इन्हें। अब ईरानी जनाजा पढ़ेंगे आयतुल्लाह अली खामनाई का जो 40 दिन से वेट कर रहा है, और ये 2 जनाजे होंगे, एक अमेरिका का वो जो गुरूर था उसका जनाजा पढ़ेंगे और दूसरा वो अपने आयतुल्लाह को दफनाएंगे। सर इस्लामी ममालिक तो एक तरफ ठीक है, वो इसमें उनका मतलब समहाउ उन्होंने नहीं इस तरह से इस जंग में हिस्सा लिया, लेकिन जो अमेरिका के अपने इत्तेहादी थे वो क्यों उस जंग से भागे हैं? उसकी बड़ी रीज़न ये है कि अमेरिका ने जंग शुरू करने से पहले उनसे मुशावरत नहीं की। और देखें जंग उनके मफाद में नहीं है। ये जंग तो मतलब मुशावरत ना करना, लेकिन आजकल जो जंग हो रही है मफादात की हो रही है। बिल्कुल आजकल जंग है ही मफादात की। देखें ये अफ़गानिस्तान के अंदर सारे इकट्ठे एंटर हुए थे नेटो के साथ 40 मुल्क। उसके बाद 21 साल में जो कुछ उनके साथ हुआ उन्होंने भी सबक सीखा। अब वो दोबारा सबक सीखना नहीं चाहते इससे। और दूसरी बात याद रखें, अमेरिका को आबनाए खुरमत से इतना बड़ा धचका नहीं पहुँचेगा, क्योंकि उनके तो जो अपना गैस के तेल के ज़खायर हैं उनके पास एनफ है। लेकिन जो यूरोप था उसकी तो डिपेंडेंसी, उसके तो इनसारी इसी एरिए पे थी है। तो उन्होंने इस चीज़ को इदराक बड़ी जल्दी कर लिया था कि इस जंग में कूदने से हमारे मफादात को जो है नुकसान पहुंच सकता है। इसीलिए देख लें वो ईरान के साथ राब्ते के अंदर हैं और अभी क्या कर रहे हैं, उनकी पॉलिसी अपीज़मेंट की है जिसमें उन्होंने ईरान को बताया हमारा आपका कोई मसला नहीं है, हमारा तेल गैस फर्टिलाइज़र यहाँ से गुजरने दें। देखिए वहाँ पे तेल की गैस की कीमतें आसमानों पे पहुँच गई हुई हैं और उसकी वजह से इन्फ्लेशन कितना आ चुका हुआ है। और फिर उन्हें अमेरिका पे ये भी गुस्सा है कि आपने रूस को कह दिया कि मार्केट में अपना तेल बेच लो। वो तेल बेच के जो पैसा कमा रहा है वो यूक्रेन की वॉर पे लगा रहा है।
और यूक्रेन यूरोप के अंदर है, तो यूक्रेन को भी बड़ा जो है तकलीफ़ है, हर्ट हुए हैं। और डोनाल्ड ट्रंप देखें कोई रिलायबल आदमी नहीं, इसके घर वाले उस पर रिलाई नहीं करते, तो यूरोप को ये है कि मुश्किल में हम फंसेंगे तो ये पीछे हट जाएगा, तो बेहतर है इसको तनहा छोड़ दें। ये वो डोनाल्ड ट्रंप है जो ट्वीट कर रहा था सुमेरा के हेल्प इज़ कमिंग, ईरानियों तुम्हारी हेल्प आ रही है, और फिर जब खुद फंसा तो कहता है कि हेल्प जो है ना वो आनी चाहिए मेरे लिए। ये भी मकाफात अमल है। तो ना गल्फ़ स्टेट्स तुम्हारे साथ खड़ी हैं, इवन जो अक्रॉस द अटलांटिक जो यूरोप है वो नहीं खड़ा, इवन तुम्हारे लोग नहीं खड़े। मतलब देखें अमेरिका के लोग इसके ख़िलाफ़ थे कि ये जंग जो है इससे हमें नुकसान हुआ है। आप देखें अमेरिका का अपर हाउस है, उसमें 2 करारदादें आई हैं कि जो इजराइल है उसको बम ना दिए जाएं और बलडोज़र ना दिए जाएं, क्योंकि बलडोज़र से लोग घर गिराते हैं, और बम भी ना दिए जाएं, नहीं तो जंग जो है एस्केलेट करेगी। 40 सेनेटर डेमोक्रेट्स के एक साइड पे खड़े थे, आज तक उनकी हिस्ट्री में नहीं हुआ, क्योंकि वहाँ पे हर किसी को पता है जो बाइडन आए या ट्रंप आए इजराइल को मुकम्मल सपोर्ट मिलेगी। ये तो पहली दफ़ा डेमोक्रेट कैंप ने कहा नहीं। फिर प्यू रिसर्च सेंटर ने जो रिपोर्ट निकाली है 60% लोगों ने ये कहा है कि हमें इजराइल के साथ इस तरह का ताल्लुक मंजूर नहीं है, और नेतन्याहू जो है उससे नापसंदीदगी का इजहार किया उससे मुतालिक। और ये वो लोग हैं जो 50 साल से के नीचे थे और उनका ताल्लुक चाहे डेमोक्रेट से या रिपब्लिकन से है। उन्होंने कहा भाई टैक्स पेयर का हमारा पैसा जंग में झोंकते हो, और उस जंग के जो नताइज हैं वो भी हमने ही भुगतने हैं, महंगाई की सूरत के अंदर है। तो 2028 के जो सदारती इलेक्शन है उसमें जो भी कैंडिडेट होगा मुझे लगता है उसके लिए इजराइल को इस तरह की फेवर देना मुमकिन नहीं होगा। याद रखें अमेरिका में राय बदल रही है, यूरोप ने अपनी एयर स्पेस बंद कर दी थी अमेरिका के लिए कि आप इजराइल के लिए मिलिट्री सप्लाई नहीं कर सकते, बंदरगाहें इस्तेमाल नहीं कर सकते, कंटोनमेंट इस्तेमाल नहीं कर सकते, हमारी मिलिट्री बेसिस इस्तेमाल नहीं कर सकते है। मुआहिदा इटली ने, दफ़ाई मुआहिदा जो है इटली ने कैंसिल कर दिया, उनके साथ जो तजारती मुआहिदा था उसको कैंसिल करने की वहाँ की पर बात हो रही है। इटली के वज़ीर-ए-आज़म बड़े ट्रंप के अगेंस्ट जा रही है, इसकी कोई ख़ास हाँ, अच्छा, वो बहुत ज़्यादा वो हिट कर रही है। वो जो जी डेफिनेटली जॉर्जिया मेलानो बड़ी फ़ैन है डोनाल्ड ट्रंप की है, और बड़ा हाथ में लाती थी, इस्लामोफोब है, मुसलमानों के ख़िलाफ़ है, रेफ्यूजीज़ के ख़िलाफ़ है, तारकीन वतन के अगेंस्ट है, बहुत ज़्यादा रेसिस्ट हैं, बहुत ज़्यादा फार राइट ग्रुप से ताल्लुक़ रखती हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरह से पॉप के ऊपर चढ़ाई की वो आपको पता ही है। अब पॉप जो है वेटिकन सिटी इटली में बैठे हुए हैं, तो उसकी वजह से ये साइड है कैथोलिक की है, क्रिश्चियंस की, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा इस पर रिटेलिएट किया। देखें डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो दोनों फ़िरकों को नहीं उस तरह से मानते हैं, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने पाप को कहा है कि ये फॉरेन पॉलिसी के ऊपर क्राइम के ऊपर बड़े कमज़ोर हैं, और फॉरेन पॉलिसी के हवाले से उन्होंने टेरिबल का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। देखें इस तरह किसी रूहानी पेशवा की जो है बेहुरमती नहीं की गई है। इवन इस पर ईरान के सदर बोले हैं कि ये ज़्यादती है कि इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए जाएँ। फिर डोनाल्ड ट्रंप ने, आपको पता ना वो गूफ आदमी तो है, उसने क्या किया कि तस्वीर लगाई है जिसके अंदर वो एक बंदे के सर पे हाथ रख रहा है, तो उससे इंप्रेशन हुआ जैसे ये जीसस क्राइस्ट है। वो इतनी तनकीद हुई है कि उसे डिलीट करना पड़ गया वो तस्वीर है। तो मेरे ख्याल में डोनाल्ड ट्रंप जो है वो कहते हैं ना जो जितना बोलता है फिर ऑफ कोर्स उसकी रेपरकशंस भी उतनी आती हैं, हर वक्त बोलने का नुकसान ये होता है। तो डोनाल्ड ट्रंप जो है अब वो कॉस्ट पे कर रहे हैं कि यूरोप डोनाल्ड ट्रंप को एक क्रेडिबल, आप कह लें, पावर के तौर पे नहीं देखते। मतलब अमेरिका आज का अंडर द डोनाल्ड ट्रंप्स वॉच वो नहीं है जो यूरोप कभी चाहता था। आज यूरोप को लगता है कि हमें सेल्फ रिलायंस करना चाहिए, और इसकी वजह से नेटो पे सवाल उठ रहे हैं कि क्या नेटो कायम रहेगा। देखिए नेटो के ऊपर अमेरिका ने सबसे ज़्यादा फोर्स डिप्लॉय की हुई है, पैसा सबसे ज़्यादा डिप्लॉय करते हैं, तो मुझे लगता है नेटो रूस के हवाले से भी अपनी पॉलिसी पर नज़रसानी करेगा, और रूस इस जंग का बेनिफिशरी है, चाइना इस जंग का बेनिफिशरी है, और पाकिस्तान नो डाउट है हालत अमन में भी हम बेनिफिशरी थे नो डाउट, जो हमने 10 मई के बाद डिविडेंड्स लिए उस चीज़ के डिप्लोमेटिकली है। और अभी भी अगर खित्ते के अंदर मुस्तकिल बुनियादों के ऊपर जंगबंदी होती है तो मुझे लगता है तब भी हम इसके बेनिफिशरी हैं। हमने तो दुनिया के अमन के हवाले से ये भागदौड़ की जो मैं आपको बता रहा हूँ कि मिलिट्री की हमारी लीडरशिप जो है ईरान के अंदर है, हमारी सियासी क़यादत जो है वो अरब वर्ल्ड के अंदर है, और हमारे वज़ीर ख़जाना जो हैं वो अमेरिका के अंदर है। और ये मोमेंट मेरे ख्याल में लिविंग मेमोरी में मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा कि हम इंटरनेशनल हेडलाइंस के अंदर जो है एक स्टेबिलिटी की फ़ोर्स हैं, और तमाम दुनिया डिस्कस कर रही है कि वो चीज़ जो यूनाइटेड नेशन के एंड पे होनी चाहिए थी वो पाकिस्तान करने की कोशिश कर रहा है। सर आपने डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से बात की, अब मुज़ाकरात से पहले डोनाल्ड ट्रंप बड़े अजीब व गरीब किस्म के बयान देते थे, वो हमेशा बहुत बयानबाजी थे, लेकिन अब थोड़ा सा लगता है है कि थोड़ी सी ये कमी हुई है, इसकी क्या वजह है? उसकी वजह यह है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है ना उस मोमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं जिस मोमेंट को वो कैश करना चाहते हैं। इसीलिए देख लें कितनी मुहाज़, इसके मुंह से थैंक यू भला किसी का शुक्रिया अदा कर सकता है, उसके बावजूद थैंक यू का वर्ड उन्होंने लिखा है। ये वो बंदा है जो
कुछ दिन पहले पूरी तहज़ीब को मिटाने चला था। आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊँ, इसी अमेरिका ने जापान पे जब एटम बम फेंका था तो उनकी सिविलाइजेशन क्या ख़त्म हो गई? 2 एटम बम फेंके, आज वो दुनिया का ताकतवर पासपोर्ट होल्ड करते हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप का वर्ल्ड व्यू जो है ना, वो छोटे बच्चे से भी छोटा है। उसको पता ही नहीं दुनिया बिहेव कैसे करती है, दुनिया का सिस्टम वर्क्स फंक्शन कैसे करता है। तो डोनाल्ड ट्रंप जो है, अभी मैं देख रहा हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप किस तरह माइलेज गेन करने की कोशिश कर रहे हैं, और जो तकरीब होगी ना उसके अंदर भी सेंटर ऑफ अटेंशन डोनाल्ड ट्रंप बनना चाहेंगे। और इस चीज़ को इजरायलियों ने बड़े अच्छे तरीके से कैश किया। उन्हें अंदाज़ा है कि डोनाल्ड ट्रंप जो सुनना चाहता है उसकी बड़ी वजह क्या है। जो उन्होंने गोलान हाइट्स पे कब्ज़ा किया है ना, उसका नाम क्या रखा है? ट्रंप हाइट्स। जो जहाज़ ट्रंप को दिया गया उस पे लिखा है ट्रंप, अपना क्या कहते हैं वो जो जेट है। इसी तरह ट्रंप टावर अमेरिका के अंदर बना हुआ है। बेबी डे आउट के अंदर एक सीन है, उसके अंदर डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो नज़र आते हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप की सारी ज़िंदगी गुजरी यही है WWF के अंदर। नाज़रीन, आपने डॉक्टर उस्मान शाहिद की तो बातें सुनी, और उनकी बातों से भी यही लगता है कि जो अमेरिका है वो सेफ एग्ज़िट चाहता है। वो अमेरिका जो ईरान की क़यादत को एग्ज़िट करना चाहता था, वो खुद सेफ एग्ज़िट की तलाश में है। और कहा यह जा रहा है कि आने वाले जो घंटे हैं वो बड़े ही इम्पोर्टेंट है, और उसमें कोई भी बड़ा मुआहिदा सामने आ सकता है। आप लोगों को इस हवाले से क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में लाज़मी बताइएगा।